हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ बात करना चाहते हैं आप लोगों से, विशेष खास तौर पे उन लोगों से जिनका अभी पुलिस का रिजल्ट आया, यानी पुलिस की आंसर की जारी हो गई है। अब बहुत से लोग इसमें ऐसे होंगे जो जनरल कास्ट से या ओबीसी से या एससी एसटी से बिलोंग करते होंगे। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके अच्छे नंबर आए होंगे या उनके चांस हैं आगे रनिंग के लिए या आगे का जो भी प्रोसेस होता है उसके लिए। लेकिन क्योंकि हमारे क्षेत्र का जो रिज़ल्ट रहा इस बार ख़ास तौर पे पुलिस का, ठीक है ना, यानी जो पुलिस का हमारे क्षेत्र का रिज़ल्ट रहा उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि लोगों ने कहा कि हमारा पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, इस बार कोई रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन। उन लोगों के भी बहुत कम नंबर आए हुए हैं। तो एक बात आप लोगों को हम बता दें, जो भी एसएससी जीडी की, क्योंकि इस समय वैकेंसी चल रही है और पुलिस के बाद अगला टारगेट आप लोगों का एसएससी जीडी ही होगा। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका सीजीएल के इस समय पेपर चल रहे हैं, वो फॉर्म पड़ा होगा, या फिर एमटीएस के एग्ज़ाम जो कि होने वाले हैं। तो कई सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो आपके एसएससी के थ्रू होने वाले हैं। तो आप ये समझो, जिन लोगों का मानक ये चल रहा था ना कि इस बार कोई रोक नहीं पाएगा, 100% इस बार हमें पुलिस की वर्दी मिल जाएगी, उन लोगों का भी नहीं हुआ। और कुछ लोग आप लोग भी होंगे जो वीडियो देख रहे हो। तो आप ये समझो कि कमी आपसे हुई कहाँ पर है। सबसे बड़ी चीज़ हम आपको हमेशा ये सिखाते हैं कि हमेशा एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में आप बैठने जाओ, सबसे पहले उसका सिलेबस पता करो। सिलेबस पता करने के बाद आप एक स्ट्रेटजी बनाओ। बिना रणनीति के काम नहीं बनता है। पहले आप एक रणनीति बनाओ कि हमें कैसे तैयारी करनी है, कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कम पढ़ना है। जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं है, यकीन मानो आप पिछले जैसे 2-4-5 वर्षों से कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे और आगे 2-4-5 वर्षों तक करते रहोगे, होने वाला कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले ये देखो, आपने पुलिस का फॉर्म डाला, ठीक। अब जो लोग असफल हुए हैं उनके लिए विशेष रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। जो लोग असफल हुए, आपने पुलिस का एग्ज़ाम डाला, ठीक। केवल एक हार से हार नहीं होती है। अभी पुलिस का नहीं हुआ, एसएससी जीडी की तैयारी करो, एमटीएस का फॉर्म पड़ा उसको तैयारी करो, आगे चल के सीजीएल की तैयारी, सीएचएसएल 18+ से होने लगता है। तो आपको हार नहीं माननी है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, आप इस पुलिस के एग्ज़ाम से ये सीखो कि अक्सर आपसे गलती होती कहाँ पर है, क्या वो कमियां रह गई हैं और क्यों उस कमी को हम नहीं सुधार पाए, जिसके कारण हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। आप उससे बचिए। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस से बच गए तो समझ लो आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आप जंग जीत जाओगे। दूसरी चीज़, आप सब लोग ये सभी जानते हो कि जीएस का जो पोर्शन है सबसे खतरनाक है। और जितने लोग पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमारे समझ से कम 80 से 90% मेन कारण आपका जीके और जीएस का रहा होगा। अगर बात ये सच है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जीएस और जीके की वजह से ही सिलेक्शन हर बार रुक जाता है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, लगभग हर एक स्टूडेंट कर लेता है। मैथ भी सबसे हो जाती है, हिंदी भी पुलिस के एग्ज़ाम में ज़्यादातर हो जाती। जीके जीएस हमेशा हर एक एसएससी के एग्ज़ाम में लोगों को रुलाती है और यही कारण रहता है। तो आप ये समझो, जीके जीएस को हम लोग तैयार कैसे करें, क्या वो रणनीति बनाई जाए जिससे जीके जीएस का काम बहुत आसान हो जाए और तैयारी अच्छी की जाए। तो एक चीज़ समझो, बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट ले आए, एक क्वेश्चन भूगोल का पढ़ लिया, एक इतिहास का पढ़ लिया, एक जीव विज्ञान का पढ़ लिया, एक रसायन विज्ञान का पढ़ लिया, एक भौतिक विज्ञान का। ये जब तक आप ऐसे तैयारी जीके जीएस के करोगे, कभी कुछ नहीं तैयार होगा, हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। आई होप आप बात अच्छे से समझ रहे होंगे। आपको तैयारी कैसी करनी है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप जनरल साइंस में फिजिक्स को उठाओ, ध्यान से समझो बात को। जनरल साइंस में यार फिजिक्स को उठाओ और फिजिक्स को आप 70 से 80% कवर कर लो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से होते हैं, आपको लाइट चैप्टर ढंग से पढ़ना है, यानी प्रकाशिकी वाला। आप तरंगों को सही से पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स को आपको ज़्यादा पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, आप उनको फिजिक्स तैयार करो। जब फिजिक्स तैयार हो जाए, अच्छे से नोट्स बन जाए उसके बाद आप केमिस्ट्री चालू कर दो। ध्यान से समझो, हो सकता है
बहुत से लोग वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि आते आते ज्ञान बताना स्टार्ट कर दिया और जो मतलब की चीज़ है जिसके लिए ये थंबनेल बनाया गया वो चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि ज़्यादातर आंसर की आ चुकी है। तो उसमें हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे या फिर जिन लोगों का तरीका ही नहीं पता कि एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करने, अक्सर उन्हीं का रिजल्ट रुक जाता है। और जो रणनीति के हिसाब से चलें, सबका सिलेक्शन होने के चांस है और रनिंग के लिए भी जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन भी होगा उनका। उसके बाद जब फिजिक्स का आपका नोट्स बन जाए, केमिस्ट्री को आप पढ़ना चालू कर दीजिए जो भी आती हो जर्नल में, और फिजिक्स का रिवीजन डेली और लिख लिख कर रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप इसी तरीके बायोलॉजी की तैयारी कीजिए। इतना जब हो जाए, जब आपकी जीएस इस टाइप से कंप्लीट हो जाए, उसको हफ्ते में एक दिन रिवीजन कीजिए। और दूसरा काम करना, एक तरफ से आप हिस्ट्री चालू कर दीजिए। पहले हिस्ट्री का बेसिक मजबूत कीजिए, उसके बाद उसके एमसीक्यू कीजिए, उसका अच्छा सा नोट्स बनाइए। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर आपको ज्योग्राफी स्टार्ट कर देनी है और फिजिक्स का रिवीजन करना है, वो भी लिख लिख कर। उसके बाद ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए, इसको लिख लिख कर रिवीजन कीजिए। इकोनॉमिक्स चालू कर दीजिए। बेशक आपको 6 मंथ इस प्रोसेस में लग जाएंगे और 6 मंथ कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि आज फार्म भरें, कल उसका एग्ज़ाम हो जाए और परसों के दिन हमको वर्दी मिल जाए। तो इतना आसान भी नहीं होता है जितना लोग समझ लेते हैं। वही हम बार बार आपको समझाते हैं। हर एक वीडियो में इतनी चर्चा डिटेल से हमने कभी नहीं की, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हो रहा है ना, उस चीज़ को एब्जॉर्ब किया, इस वजह से आपको हम बता रहे हैं। तो समझना क्या है आपको, बेशक इस प्रोसेस में 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसा एसएससी का एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें 80% आप जीके जीएस सही करके ना हो। जो लोग 2-3 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने अभी नया नया चालू किया, आप पहले 6 महीने आप बर्बाद कर दीजिए जीके जीएस में। इस चीज़ को आप जितने जल्दी अच्छे से समझ लोगे, उतने जल्दी अच्छा काम होने वाला है आपके लिए, ये समझ लो आप। तो 6 मंथ आप अच्छे से इसको नोट्स ज़रूर बनाइए। अब सबके लोगों की समस्या यही कि आप जैसे यही वीडियो देख रहे हैं बहुत से लोग, तो इस वीडियो में पता है क्या होता है, इस वीडियो में होगा क्या, आप देखते रहोगे, सब कुछ समझ में आता रहेगा, लेकिन क्या क्वेश्चन है, क्या उसका आंसर, ये माइंड में बात नहीं टिकने वाली। इस चीज़ को आप ढंग से समझ लो। और यही गलती आप लोग बार बार एग्जाम में करते हो, उसका पछतावा होता है। देखो, तुक्के मारने से पहले सिलेक्शन होते थे, जब से माइनस मार्किंग हो गई, तुक्के मारने से सिलेक्शन अब नहीं होते हैं। फिलहाल में इतनी ही चर्चा करेंगे, बाकी आप सब लोग समझदार हो। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ किन किन लोगों का पुलिस में नंबर कम आए हैं और सिलेक्शन कम हुआ है, या कितने लोग एसएससी जीडी की आगे तैयारी करने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, और किन किन लोगों का एमटीएस के एग्ज़ाम है। सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फटाफट से। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो की चर्चा क्या है उसको भी समझ लो। ये पार्ट 11 है, इसके पहले पार्ट 10 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये विज्ञान के, जिसको हम लोग जीएस बोलते हैं ना, वही बार बार हम बोल रहे हैं जीके जीएस जीके जीएस। तो ये विज्ञान के 5000 से भी अधिक क्वेश्चनों की सीरीज है। अगर ये आपने पूरी देख ली तो जीएस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए आप। जीएस का मतलब जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें तीनों आती हैं। तो आप विशेष रूप से ये पूरी सीरीज जरूर देखिए। इसके पहले 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, यदि वो नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर से ज़रूर देखो और नोटबुक बनाना स्टार्ट कर दो। अगला टारगेट आपका, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, 100% क्वालिफाई करके आओगे। एक बार केवल हमारी बात मानकर देख लीजिए, जिस प्रोसेस से हमने बोला इस हिसाब से तैयारी कीजिए। फिर आप खुद कमेंट बॉक्स में आने वाले दिनों में बताओगे कि इस बार हमारा फाइनल हो गया। फिलहाल में वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी, यानी जो वातावरण है आपका, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो है आपकी नाइट्रोजन, 78% लगभग। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक आपका तत्व पाया जाने वाला है ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है, यानी जो नेत्र गोलक है आपका किस सेट द्वारा संचालित होता है, तो ये आपका संचालित होता है 6 मांसपेशियों के द्वारा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, पीतल एक है, यानी पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्रण है या फिर आप मिश्र धातु है, ऐसा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन के वे कण हैं, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है तो कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होते हैं, ना उस पर धनावेश होता है ना ही ऋणावेश, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि उन पर कोई आवेश नहीं होता। अगला लिखा है, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं, तो अब तक 119 तत्वों की जानकारी मिल चुकी है या ज्ञात किए गए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनों का लाभ के रूप में परिभाषित किया गया। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, सभी अम्लों में
सबसे अधिक समान तत्व है, तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। अगला लिखा है अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, यानी अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। उसका आंसर भी यहीं पर दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे लिखा हुआ है, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, लिखा हुआ प्रकाश वर्ष इकाई, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रा है। इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। प्रकाश वर्ष में ज़्यादातर स्टूडेंट वर्ष को देखकर समय टिक कर देते हैं और पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा समय। तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, ये हमेशा आपको बात याद रखनी है। अगला लिखा हुआ संघनन क्या है, तो संघनन होता है वाष्प का द्रव में परिवर्तन, यानी जो वाष्प होती है, वाष्प जब ये द्रव में परिवर्तित हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन। अगला लिखा हुआ है मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती, यानी मुक्त रूप से या मुक्तावस्था में गिरता हुआ जो पिंड होता है उसके द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है, तो पिंड की मात्रा के। किसके समानुपाती, पिंड की मात्रा। अगला लिखा कार के स्टीयरिंग में शामिल है, तो कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। अगला को लिखा हुआ है पॉइंट, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है, तो किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होगा, पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। देखो ध्यान से, जहाँ पर जी का मान 0 होगा, चाहे आप अंतरिक्ष में जाओ चाहे पृथ्वी के केंद्र पर, तो वहाँ पर भार शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो ध्वनि आपकी अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। यहाँ पर ध्यान से समझो, ध्वनि में अनुदैर्घ्य याद रखो, प्रकाश में अनुप्रस्थ याद रखो, दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। अगर पूछ लिया जाए कि प्रकाश की तरंग या प्रकाश किस रूप में, तो अनुप्रस्थ के रूप में। तो यहाँ तक क्वेश्चन लगभग 12 से 13 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे ऊपर स्क्रॉल करके। अगला लिखा हुआ है स्वर की गुणात्मकता, तो लिखा है विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है, यानी कह रहा है जो स्वर की गुणवत्ता है वो किस पर निर्भर करती है, तो विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। अगला लिखा हुआ प्रतिध्वनि में क्यों सुनाई पड़ता है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। जैसे आपने प्रकाश का परावर्तन क्लास 10th या 12th में पढ़ा होगा, वैसे ध्वनि के तरंगों का परावर्तन होता है जिसके कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। देखा होगा कई फिल्मों में दिखाया जाता है, हीरो या हीरोइन कोई भी पहाड़ के पास जाकर तेज़ी से चिल्लाते हैं और वही आवाज़ हमको रिटर्न सुनाई देती है, तो ये होता है आपका ध्वनि का परावर्तन। अगला लिखा है ध्वनि हवा में तेज़ी से गति करेगी जब, यानी कब करेगी, जब आर्द्रता उच्च होगी। आर्द्रता का मतलब एक तरह से होता है नमी, यानी जब नमी ज़्यादा होगी तो ध्वनि तेज़ी से चलती है। यही कारण होता है कि जब बरसात के समय में बारिश होती है तो ध्वनि हमको तेज़ी से सुनाई देती है। अगला लिखा है ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है, तो ऊष्मा प्रवाह है तापमान के अंतर का परिणाम। अगला लिखा हुआ हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होती है, तो निचली सतह से। कहाँ से बर्फ पिघलती है, हमेशा निचली सतह से। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि ऊपर से, नीचे से पिघलना चालू होती है, ऊपर बर्फ जमी रहती है। अगला लिखा है कैलोरीमीटर समानता बनता है, तो कैलोरीमीटर समानता किससे बनता है, वो तांबा से बनता है। अगला लिखा है पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है, स्थिरता बढ़ाने के लिए, यानी पहाड़ी पर जो व्यक्ति चढ़ता है आगे की तरफ झुक के चलता है ताकि वो स्थिरता बनी रहे और वो सही से चढ़ सके। अगला लिखा हुआ रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है मिट्टी यानी मृदा की आयु पता करने के लिए। अगला लिखा हुआ अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं, तो अधिकांश मौसम परिघटनाएं होती हैं आपकी क्षोभ मंडल में। अगला लिखा है वाटर गैस किसका मिश्रण है, तो वाटर गैस है आपका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करता है, तो एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करता है AMU में। किसमें, AMU में। अगला लिखा है सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है, तो सूर्य की विकसित ऊर्जा से क्या होता है, नाभिकीय संलयन। तो इतने पॉइंट करने के बाद ऊपर वीडियो स्क्रॉल करते हैं और बचे हुए पॉइंट की चर्चा करते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ रासायनिक अपक्रियाओं में उत्प्रेरक की भूमिका है, तो रासायनिक अपक्रियाओं में उत्प्रेरक की भूमिका क्या, अपक्रिया का उत्पादन। अगला लिखा हुआ हाइट गुड्स का अर्थ है, तो हाइट्स गुड्स का अर्थ होता है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान की उपयोग की वस्तुएं। अगला लिखा हुआ रक्त का मान होता है, तो रक्त का मान होता है आपका 7.4। अगला लिखा है अम्ल राज्य में होता है, तो अम्ल राज्य में क्या होता है, तो अम्ल राज्य में होता है HNO3 HCl। अगर इसके नाम नहीं पता तो आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं, और HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो मानव शरीर के सबसे लंबी होती है जांघ की, जिसका नाम है फीमर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र में प्रमुख उपज है, तो प्राकृतिक रबर आपकी भूमध्यगी या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रमुख उपज है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव में उबाल में क्या होता है, तो वृद्धि हो जाती है। अगला लिखा हुआ तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी, तो सभी गैसें 200
73। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है काली मिट्टी किस फसल के लिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो काली मिट्टी आपकी कपास के लिए। ऐसे याद रखो, का से काली और का से कपास, तो जल्दी एक रिदम बन जाएगा और आप भूलोगे नहीं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर प्रभाव पड़ता है ये कि वह घट जाती है, यानी घट जाती है। अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का है, क्या लिखा हुआ है किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, तो वो सबसे अधिक होती है आपकी चांदी की। तो हर एक वीडियो लेक्चर में हम लोग लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कवर करते हैं। यदि आपने इसके पहले के नहीं देखे हैं, यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हो। खास तौर पे एसएससी जीडी वाले या एसएससी एमटीएस वाले इस सीरीज़ को ज़रूर कंप्लीट कीजिए और साथ में नोटबुक बनाते जाइए। जैसा क्वेश्चन और आंसर हमने लिखा है वो लिख लीजिए और उसका बार बार रिवीजन करो, तभी आप आगे की तैयारी अच्छी कर पाओगे। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, को बैक करके या फिर यहाँ के सभी क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप फ़ोन के द्वारा भी इसका रिवीजन कर सके हो। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना अच्छी आप शेयरिंग करोगे उतना ही अच्छा हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।